नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सुनील गंगोपाध्याय जी की कहानी प्रथम खंड। दूर से मिली को आते देखकर अपरेश मंडल डर गया। सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, दोपहर को तूफान भी आया है, लेकिन फिर भी यह लड़की समय पर ही हाजिर हो गई। आज उसके भाग्य में फिर डांट है। इतनी छोटी सी लड़की है, जुबान कितनी तीखी है। रबड़ की चप्पल पहनकर जल्दी जल्दी चलने से कीचड़ के छींटे पड़ते हैं। इस धोती को अभी और 2 दिन चलाना पड़ेगा। इतनी तेज हवा में तो छाता उड़ ही जाना चाहता है। लाइब्रेरी के सामने काले जामुन के पेड़ की डाल टूट गई है। जामुन अभी पके नहीं। मिली एक पीले रंग की धारीदार साड़ी पहने चली आ रही है। अक्सर फ्रॉक पहना करती है। उम्र यही कोई 16-17 साल होगी। डांटने की बजाय आज वह मुस्कुरा रही है। अपरेश ने जेब से चाबी का गुच्छा निकाला। लाइब्रेरी सरकारी है। अपरेश मंडल इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं और सरकार उन्हें पगार देती है। ठीक 4 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है। 4:30 बज चुके हैं। इस लड़की की वजह से एक दिन भी देर से आने की कोई सूरत नहीं है। एक सरकारी इंस्पेक्टर की तरह वह हाजिर हो जाती है। ताला खुलकर अपरेश ने कहा, जाओ भीतर जाकर बैठो, मैं पैर धोकर आता हूँ। अपरेश ने जामुन की टूटी डाली को खींचकर किनारे कर दिया। फिर दासवाड़ी के पोखर में पैर धोने गया। सारा पोखर काई से भर गया है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लड़की अपने साथ छाता भी लेकर नहीं आई है। किताबें अगर भीग गई होंगी तो उल्टे आज मुझे ही डांटना पड़ेगा। पैर धो लौटकर छाता बंद करके एक कोने में रखते हुए उसने देखा मिली किताबें ढूंढने में पूरी तरह जुट गई। इस महीने मिलने वाली नई किताबों में अभी तक नंबर नहीं लगा दिया गया है, इसलिए वे सारी किताबें एक कोने में पड़ी हैं। अजीब बात है, मिली ने अभी तक डांटना भी शुरू नहीं किया। कोई और दिन होता तो अपरेश के देर से आने पर उसे देखते ही शुरू हो जाती। अरे कब से मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम्हें समय नहीं मिलता? लगता है पड़े पड़े सो रहे थे। कोई और इस तरह का आरोप उस पर लगाता तो अपरेश उसे अच्छी तरह समझा देता। सरकार जितना पगार देती है उतने में जितनी देर यहाँ रहता हूँ उतना ही बहुत है। सारा दिन मैं लाइब्रेरी में रहूँ तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? लेकिन एक छोटी सी लड़की में यह सब क्या कहना। उससे डांट सुनना अच्छा ही लगता है। इस गांव के बुजुर्ग अपरेश पर ऐसा आरोप नहीं लगाते, क्योंकि मिली की तरह किताब पढ़ने का आग्रह यहाँ किसी को है ही नहीं। अपरेश ने कहा, इस बारिश में जो तुम आई हो वह भी बिना छाते के, निश्चय ही किताबें भीग गई होंगी। नहीं नहीं, मैं अखबार में मोड़कर लाई हूँ, बिल्कुल नहीं भीगी, मिली ने जवाब दिया। दोनों किताबें एक ही दिन में पढ़ ली? अरे एक किताब तो पहले से ही पढ़ी हुई थी, नाम याद नहीं था, और दूसरी किताब इतनी अच्छी थी ना, बहुत 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 ही अच्छी। इतनी अच्छी किताब मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। इसलिए इस लड़की का दिमाग आज कुछ ठंडा है। जब कभी उसे कोई मनपसंद किताब मिल जाती है तो वह इसी तरह खुश रहती है। तो आज कौन सी किताब लेनी है देख लो। पारू काका, इस किताब का दूसरा खंड कहाँ है? मुझे मिल ही नहीं रहा, क्या कोई ले गया है? किताब हाथ में लेकर अपरेश ने देखकर कहा, इसका दूसरा खंड नहीं है, शायद निकला ही नहीं। मिली ने कहा, नहीं नहीं, निकल चुका है, अखबार में मैंने इसका विज्ञापन भी देखा है। तो हम लोगों ने अभी तक नहीं खरीदा है। ओ माँ, अब क्या होगा? लड़की का चेहरा फीका हो गया। अपरेश के मुंह से अचानक ही ध्वनि निकल गई, साल भर में आखिर कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं? किताबें खरीदने के लिए सामान्य सी राशि ही तो मिलती है, और फिर दिन प्रतिदिन किताबों का दाम भी बढ़ता जा रहा है। लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लगता है मानो अभी रो देगी। बिल्कुल किताबी कीड़ा है, अपरेश ने कहा। दूसरी कोई किताब ले लो ना, और भी तो अच्छी अच्छी किताबें हैं। मिली ने भरे गले से कहा, नहीं, मुझे दूसरी कोई किताब नहीं चाहिए। लड़की तो जैसे गंगा में डूबने लगी। उस किताब का दूसरा खंड मैंने क्यों नहीं खरीदा, यही सोच सोचकर रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। अपरेश ने कहा, ठीक है, आज अब तुम्हें कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, 2 दिन आंखों को जरा आराम ही दे दो। मिली मुंह फुलाए एक स्टूल पर बैठ गई। अपरेश वही तक खाता निकालकर काम करते करते बीच बीच में तिरछी नजर से मिली की ओर देखने लगा। यह लड़की कहीं सचमुच रो तो नहीं रही? एक कहानी की किताब ना मिलने के कारण 16-17 साल की लड़की इस तरह रो सकती है, यह अपरेश ने अपने जीवन में ना कभी देखा ना सुना। थोड़ी देर बाद मिली ने कहा, पारू काका, इसी लेखक की कोई दूसरी किताब ही दे दे तो।
अपरेश जानता था कि वह लड़की किताब लिए बिना यहाँ से उठने वाली नहीं है, इसलिए उसने कहा, अगर हो तो देखो ना, तुम खुद ही खोज लो। मिली ने कहा, रैक में तो नहीं, आते ही मैंने खोजा। अपरेश थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, इसी लेखक की 2 किताबें और हम लोगों के पास थी। पिछले साल एक किताब तो नसीब बाबू का भतीजा जो ले गया उसने लौटाई ही नहीं, और दूसरी हाँ, वह पिछले सप्ताह घोष बाबू के मुनीम ले गए थे। लीला के घर? लीला तो कहानियों की किताब नहीं पढ़ती। वह नहीं पढ़ती तो कोई और पढ़ता होगा। लीला के ताऊ बहुत किताबें पढ़ते हैं। मैं जाऊं उनके घर से वह किताब ले आऊं? धत पगली, ऐसा हो सकता है? वे लोग किताब लौटा देते हैं, उन्हें लौटा देने पर तुम ले जाना। आज कोई दूसरी ही किताब ले लो, रामायण है, महाभारत है, ये किताबें कोई नहीं पढ़ता, तुम पढ़ो, ये किताबें पढ़नी चाहिए। यह तो सब मैंने सबसे पहले ही पढ़ लिया, तुम इस किताब का दूसरा खंड कब लाओगे? बोलो, वादा करो पारू काका, वादा करो कि तुम जल्दी ला दोगे। अजीब मुसीबत है, यह क्या मेरे हाथ में है? ऐसा क्या है उस किताब में? तुम तो कुछ भी नहीं पढ़ते, पढ़ते तो समझ जाते कि इस किताब के लेखक ने जैसे मेरी ही कहानी लिखी है। दूसरा खंड पढ़े बिना रहा नहीं जा रहा। वादा करो तुम जरूर खरीदोगे। ठीक है, खरीद दूंगा। अब जितना भी रुपया मंजूर होगा सबसे पहले वही किताब खरीदूंगा। अच्छा मिली, एक बात बताओ, हर बार तुम 2 किताबें ले जाती हो, इतनी जल्दी पढ़ कैसे लेती हो? पढ़ने में आखिर समय कितना लगता है? एक ही किताब को मैं 2-3 बार पढ़ती हूँ। तभी दरवाजे से हल्दर ने झाँका। वह लाइब्रेरी का सहायक था। लाइब्रेरियन और क्लर्क दोनों हैं। इस मौसम में लाइब्रेरी आने की उसकी तिल भर की इच्छा नहीं थी। बीड़ी खत्म हो गई थी। बीड़ी लेने बाजार जाते हुए लाइब्रेरी खुली देखकर वह अंदर झांक कर देखने लगा। पहले तो उसने सिर्फ अपरेश को देखा था। कहने लगा, ओ पारू काका, आज अब दुकान किसके लिए खोल कर रखी है? कोई नहीं आने वाला। दूसरे ही क्षण मिली को देखकर उसने कहा, अच्छा, तो असली ग्राहक किसी बीच आ गया। तूफान हो, बारिश हो या महामारी फैले, इस ग्राहक से छुटकारा नहीं है। भीतर आकर हल्दर पैर झाड़ने लगा। उसके खाली पैर से कीचड़ चारों ओर फैलने लगी। मिली ने 2 किताबें चुनी और रजिस्टर में लिखकर बाहर की ओर पढ़ने लगी। अपरेश ने कहा, बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती, मेरा छाता ले जाओगी? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, कहकर मिली दौड़ती हुई चली गई। हल्दर ने उसकी ओर देखकर कहा, सिर्फ यही जगह है जहां वह शांत रहती है, पता है पारू काका? नित्य मास्टर की यह लड़की 1 नंबर की गुंडा है। आज सुबह ही तो। क्या हुआ सुबह? अपरेश ने पूछा। हल्दर ने अपरेश की ओर बीड़ी बढ़ा दी, फिर एक बीड़ी अपने लिए सुलगाते हुए कहने लगा, सुब्रत सरकार के घर पीछे एक अमरूद का बगीचा है। उसमें बड़े बड़े लाल लाल रंग के बढ़िया किस्म के अमरूद फलते हैं। यह लड़की कल दोपहर में उस बगीचे में अमरूद चोरी करने गई थी। अब तो बच्ची रही नहीं, बड़ी हो गई है, फिर भी लाज शर्म बिल्कुल नहीं। यह पेड़ की बिल्कुल ऊपरी डाल पर पहुंच गई। वह तो सुब्रतोदा मचर मचर की आवाज सुनकर बागीचे में पहुंचे तो यह लड़की अचानक ऊपर से नीचे गिरी। अजीब कांड था उस दिन। अपरेश की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उनके मुंह से अचानक निकला, आश्चर्य है? ये तो घोर आश्चर्य है। अपरेश को इतना अधिक हैरान देखकर हल्दर ने पूछा, क्यों? अरे, जो लड़की इतने मनयोग से पढ़ती है वह डाकूनुमा भी हो सकती है, ऐसा क्या तुमने कभी सुना है? मेरे घर पर भी तो 2 लड़कियां हैं, पढ़ती लिखती तो नहीं, पता नहीं वे क्या करती हैं, लेकिन यह सब तो नहीं करती। आपकी लड़कियां तो लक्ष्मी हैं। इस लक्ष्मी में तो और भी कई गुण हैं, सुनेंगे? पिछले शनिवार को मोहल्ले की 2 लड़कियों के साथ 2 मील पैदल चलकर नदी में तैरने गई थी। भीगे बदन एक नाव में चढ़ी। किताब पढ़ पढ़कर इसका तो चाल चलन ही बिगड़ गया है पारू काका। उसे अब किताबें देना ठीक नहीं। मेंबर तो उसके पिता है, तुम उसे किताब देना बंद कर दो। इस लड़की के भविष्य का पता नहीं क्या होगा। अपरेश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, सच, इस लड़की का भविष्य क्या होगा? मिली ने स्वयं अपना भविष्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बना न सकी। उसके पिता नित्यानंद महापात्र इस गांव के प्राइमरी के स्कूल में शिक्षक हैं। थोड़ी बहुत जमीन जायदाद भी है। वह खुद ही खेती बाड़ी भी देखते हैं। 5 बेटे बेटियों को लेकर अभाव की गृहस्थी है। दूसरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन मिनी को जूनियर हाई स्कूल में छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद वह जिद करके पास ही के गांव में के हाई स्कूल में माध्यमिक पढ़ने चली गई। माध्यमिक में भी लगभग फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई, लेकिन इसके बाद आगे पढ़ाई ना हो सकी। उच्च माध्यमिक पढ़ने के लिए सदर जिला जाना पड़ता। वहां भेजकर बेटी को पढ़ाने का शौक नित्यानंद को ना था। इसके अलावा लड़की को इतना पढ़ा लिखा कर क्या फायदा? मिली काफी रोई धोई, कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी,
नई किताबों में नंबर लगाते लगाते अपरेश मिली के बारे में सोचने लगा। वह लड़की के मुंह में पड़ गया था। इस गांव में एक भी लड़की उसके जैसी नहीं है। हलदर ने अधैर्य से के साथ कहा, ओ परकुआ का अब क्या होगा? अब दरवाजा बंद कर दो, आसमान देख रहे हो ना, आज अब कोई और नहीं आएगा। अपरेश ने कहा, हाँ बंद कर दूंगा, घर जाकर सोने से कुछ फायदा होगा। इसके बाद अचानक रुककर अपरेश ने हलदर की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए कहा, तुमने जो कहा कि लड़की के भविष्य का क्या होगा, सच क्या होगा उसका बताओ तो। हलदर ने गुस्से से कहा, होना क्या है, नित्य मास्टर को चाहिए जितनी जल्दी हो सके उस लड़की का ब्याह कर दे। उम्र भी तो काफी हो गई है, जितनी देर होगी विपदा उतनी ही बढ़ेगी। शादी शादी करना चाहते ही तो शादी नहीं हो जाती। उस लड़की के ब्याह के लिए दहेज की रकम कैसे इकट्ठी करेगा उसका पिता? और नित्य मास्टर की यही तो एक लड़की नहीं, और भी 2 लड़की हैं। जमीन भी तो सिर्फ एक टुकड़ा है, उसे बेच देगा तो खाएगा क्या? हलदर किसी की समस्या में अपना सिर खपाना नहीं चाहता है, सो उसने कहा, चलिए छोड़िए। ताला चाबी हाथ में लेकर अपरेश ने कहा, उस लड़की के भविष्य में क्या होगा पता है? हो सकता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाए या फिर कोई उसे शहर ले जाएगा। इतना कुछ सुनना हलदर को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, धत तेरी की, इतनी अशुभ बातें क्यों कह रहे हो? अपरेश ने कहा, मेरी बात अच्छी तरह गांठ बांध लो, बाद में देख लेना मेरी बातें सच निकलती हैं। हम लोगों के गांव में कोई भी अच्छी चीज नहीं टिकती। अच्छी मछलियां, अच्छे फल फूल या अच्छे चोर उचक्के ले जाते हैं या फिर शहर चले जाते हैं। क्यों, ठीक है ना? हसन मियाँ के घर में एक गाय थी जो प्रतिदिन 7 से दूध दिया करती थी, याद है तुझे? वह गाय शहर में बेच दी गई। पिछली बार तुम्हारे घर में एक लौकी फली थी, कितनी बड़ी थी, कम से कम 2 हाथ की तो होगी। उस लौकी को इस गांव में किसी ने खरीदा, तुमने उसे हाट में बेच दिया, जिसे व्यापारी शहर ले गया। इसी तरह मिली जैसी लड़की भी इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, तुझे मैं कहे देता हूं। और अपरेश की बात जल्दी ही सच हो गई। उसी दिन जब मिली अमरूद के पेड़ से गिरी, उस दिन उसकी माँ ने मिली को फ्रॉक पहनने से मना कर दिया, जबरदस्ती साड़ी पहने। तभी वह अचानक किशोरी से युवती बन गई। उसकी सुंदरता को भी तभी सबने पहचाना। वह बहुत गोरी नहीं है, लेकिन बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद की मिट्टी के रंग सा उसका बदन। चेहरे पर एक तरह का लावण्य है जो सहज ही दिखाई नहीं पड़ता। पत्थर से तराशी हुई मृतिका सा उसका शरीर गठीला है। ऐसी लड़की को घर में जब तब निकलने की इजाजत नहीं होती, इसलिए मिली के कहीं भी आने जाने में निषेधाज्ञा जारी की गई। यहाँ तक कि लाइब्रेरी आना भी बंद हो गया। उसके विवाह की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो गई। देखने सुनने में लड़की अच्छी तो है, पढ़ी लिखी भी है, इसलिए उसके लिए वर भी अच्छा चाहिए। कई अच्छे लड़कों के पिता अपनी बहू बनाने के लिए उसकी ओर आकृष्ट भी हुए, लेकिन अच्छे वर का मतलब अधिक दान दहेज। एक BA पास वर के लिए कम से कम 20,000 रुपये तो खर्च करने ही होंगे। 2-2.5 हजार से ज्यादा खर्च करने की सामर्थ्य मिली के पिता को नहीं है। षडेश्वरपुर के दिवाकर महंती का लड़का सुशांत MCOM है, बैंक में नौकरी करता है। लड़की देखने आया तो मिली उसे बहुत पसंद आ गई। मिली का कोई अच्छा सा नाम भी होगा, लेकिन मैं यह नहीं जानता। बाहरी लोगों को आजकल उसका यही नाम बताया जाता है। सुशांत ने अपनी माँ से कहा भी होगा कि वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से, लेकिन दिवाकर महंती के इस बात की जिद्दी कि काफी रुपए खर्च करके उन्होंने लड़के को पढ़ाया लिखाया है, इसलिए जेवर और दहेज का सामान लेकर 25,000 से कम में बेटे की विवाह को वेदी पर बैठने नहीं देंगे। इस तरह संबंध टूट गया। सुशांत की शादी पेट्रोल पंप के मालिक रतन साह की लड़की से तय हो गई। इसके बाद नित्यानंद मास्टर का चचेरा भाई हाराधन पूजा की छुट्टी में अपने 2 दोस्तों के साथ गांव आया था। हाराधन कलकत्ते की किसी रेडियो और टीवी की दुकान में काम करता था। उन दोनों को जमीन जायदाद का बंटवारा हो चुका है। नित्यानंद के चाचा दूसरे मकान में रहते हैं। फिर भी हाराधन अपने दोस्तों को लेकर नित्यानंद मास्टर से मिलने आया। वे लोग करीब 2-1 घंटे वहां थे। बहुत सारी बातें हुई। इसी बीच हाराधन के एक मित्र को मिली खूब पसंद आ गई। उसने हाराधन की मार्फत नित्यानंद मास्टर के पास शादी का प्रस्ताव भिजवाया। शादी में उसकी किसी तरह की मांग नहीं थी, उल्टे सिर्फ एक कपड़े में मिली को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को वह राजी हो गया। वर के लिहाज से शैल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड सप्लायर का काम करता है। क्लर्क ही नहीं है, फिर भी अच्छी नौकरी है। चपरासी की तरह
स्टूल पर बैठना नहीं पड़ता। दफ्तर में उसकी अपनी एक चेयर है। बाबू लोग कागज की स्लिप में फाइल का नंबर लिखकर उसके पास भेज देते हैं और वह स्तूपा कर सरकारी रिकॉर्डों के ढेर से फाइल खोजकर उन्हें दे देता है। रिकॉर्ड सप्लायर यदि ठीक तरह से फाइल खोज कर ना दे तो कभी कभी लाखों लाख रुपए का बजट रुक जाता है। सरकारी नौकरी है, इसलिए नौकरी से हाथ धो बैठने का डर ही नहीं। शैल दिखने में भी बुरा नहीं, उम्र यही कोई 30-32 या फिर 2-1 साल ज़्यादा ही होगी। उसने खुद ही बताया कि वह शादीशुदा है। शादी के मात्र 5 साल बाद ही उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। नई पत्नी को इन्हीं 2 बच्चों की परवरिश अपने बच्चों की तरह करनी पड़ेगी। हाय रे, ऐसा तो कईयों के साथ होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलकत्ता जैसे शहर में सरकारी नौकरी वाला लड़का, और वह भी बिना किसी दान दहेज के। हराधन ने उसके चरित्र के संबंध में गारंटी भी दी है। जब तब सो जाने के सिवाय शैल में दूसरा कोई ऐब नहीं। नित्यानंद मास्टर को जैसे चांद मिल गया, रिश्ता तय हो गया। अपरेश कुछ दिनों से बुखार झेल रहा है। बुखार ठीक ना होने पर भी एक दिन वह घर से निकला। उसका सिर थोड़ा भारी था, लेकिन पिछले 8 दिन से लाइब्रेरी बंद है, यही बात उसके विवेक को अच्छी नहीं लग रही थी। उसके ना जाने पर हलधर भूलकर भी उस रास्ते से नहीं गया होगा। सरकार आखिर पगार देती है, इस तरह काम में लापरवाही बरतना क्या अच्छा है? लोग आए या ना आए, लाइब्रेरी तो खुलनी ही चाहिए। दास बाबू के पोखर के बाईं और मुड़ते ही अपरेश को लगा जैसे मिली लाइब्रेरी के फाटक के पास खड़ी है। उसे देखते ही अनुताप और आनंद से अपरेश का दिल कांप उठा। यह लड़की ठीक ही आई है, कम से कम एक भी आदमी आए और लाइब्रेरी बंद हो तो सरासर अन्याय है। पर दूसरे ही क्षण अपरेश ने कहा, धत, बुखार की वजह से कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ? यहाँ कहाँ है कोई? सचमुच 4 महीने से मिली लाइब्रेरी नहीं आई। कल उसकी शादी है और आज यहाँ आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस गांव में मिली की तरह दूसरी किसी लड़की को किताब पढ़ने का इतना शौक भी तो नहीं, इसलिए दूसरी कोई लड़की भी नहीं है। अपरेश ने गलत देखा है। ताला खोलते हुए अपरेश ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह लड़की अब कभी नहीं आएगी। उस लड़की की पढ़ाई लिखाई भी अब खत्म हो गई। मिली शादी से पहले ही 2 बच्चों की माँ बन गई। अब वह बच्चे संभालेगी या किताब पढ़ेगी? शादी के बाद दूसरा साल लगते न लगते मिली के भी बच्चे हो जाएंगे, और कलकत्ता जैसे शहर में किराए के मकान में रहना, इतने सारे बच्चों की परवरिश करना, दूसरे किराएदारों से लड़ना झगड़ना, और इसके बाद आज किरासन तेल नहीं तो कल पानी नहीं, शक्कर नहीं तो दूध नहीं। यह सब सोचकर अपरेश व्यंग पूर्वक मुस्कुरा दिया। लाइब्रेरी में एक अजीब सी घुटनदार बदबू आ रही थी। हलदर ने आज लाइब्रेरी में झाड़ू तक नहीं लगाई है। खेती के मौसम में हलदर कोई दूसरा काम भी करता है। टेबल पर एक मोटी सी किताब पड़ी है। मिली ने उससे वादा लिया था, इसलिए अपरेश ने मिली के प्रिय लेखक की किताब का दूसरा खंड खरीदा है। अपरेश ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन मिली इस किताब को लेने अब कभी नहीं आएगी। अपनी प्रिय किताब का दूसरा खंड अब शायद जिंदगी भर नहीं पढ़ सकेगी। अपरेश खुद किताबें पढ़ने का आदी नहीं, तो क्या यह दूसरा खंड खरीदना व्यर्थ हो गया? इतनी कीमती किताब दूसरे किसी ने तो किताब को नहीं मांगा। अपरेश ने खुद ही उसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह तो था प्रथम खंड। पुनश्च इसी कहानी का दूसरा खंड भी हो सकता है, लेकिन वह लेखक ने लिखा है। सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही व्यवहारिक हूं, कोई दूसरा लिखेगा। शायद ऐसा ही हुआ होगा। शैल के साथ मिली का विवाह अंत तक नहीं हुआ। षडेश्वरपुर के दिवाकर महंती के लड़के ने अपने पिता के साथ विद्रोह कर दिया। उसने कहा, मुझे जेवर नहीं चाहिए, रुपए नहीं चाहिए, उस लड़की को मैं सिर्फ जीवन संगनी के रूप में चाहता हूँ। इसी बीच कानून लागू हो गया कि विधुर लड़के सिर्फ विधवाओं से ही शादी कर सकते हैं। सुशांत के साथ मिली का मिलन हो गया। पति का घर बसाने वह और उच्च माध्यमिक पढ़ने के लिए स्कूल में भी भर्ती हो गई, और फिर कॉलेज। आशा करते हूँ वह शुभ दिन जरूर आएगा। भविष्य में नए लेखक उस समय की भी कहानी लिखेंगे जहां मिली जैसी लड़कियां खुद ही अपनी आत्मकथा लिखेंगी। क्या पता तब तक मैं जीवित रहूं या नहीं, लेकिन वह शुभ दिन देखकर जाने की इच्छा जरूर मन में है।